So welcome again student. In last lecture we have studied about ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, जहाँ पे हमने R के वैल्यूज़ के बारे में बात की थी। अभी अपने पास है कि वे डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपसे न्यूमेरिकल आते हैं, देखेंगे अपने किताब में कि डेंसिटी को फाइंड आउट कर रखा है, तो क्या रिलेशनशिप बनता है कि हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, PV इज इक्वल टू nRT। सो वी नो अबाउट n, नंबर ऑफ मॉस। उसका रिलेशन क्या बनता है, PV इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और RT अपने पास। ठीक है भाई, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। अगर मैं वॉल्यूम कई साइड ले आता हूँ तो आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर जो आपके पास होगा दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी। आपके पास बन गया R आपके पास है, T आपके पास है और M आपके पास है। तो डेंसिटी निकालना अपने क्वेश्चन में तो कैसे निकलेगा भाई, P इंटू में M अपॉन में RT। तो डेंसिटी का आपके पास ये रिलेशनशिप हुआ। किसी क्वेश्चन में आपको प्रेशर दे देगा, मास दे देगा, R की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है, टेम्परेचर मिल जाएगा। उस क्वेश्चन में आपके पास डेंसिटी निकलवाएगा तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन से ही डेंसिटी का डेरिवेशन आपके पास बनेगा, D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। इसी यहाँ से मास भी निकलवा सकते, डेंसिटी देगा तो मास निकलवा लेगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है भाई, डेंसिटी PM अपॉन RT। सो नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जॉन डाल्टन ने इस नियम को दिया था। डेफिनेशन समझाता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, टोटल प्रेशर यानी जो टोटल प्रेशर आएगा अपने पास एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज। अगर आपके पास नॉन रिएक्टिव गैसें हैं, उनके मिक्सर आपके पास अपने ABC 3-4 गैसें ले रहे, कितनी भी मान लो, लेकिन नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, उनका जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज सम, जोड़ होगा किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। क्या कहना चाहता है, मतलब फॉर्मूला क्या पड़ा, P टोटल जो आपके पास होगा दैट इज इक्वल्स टू पहली गैस का प्रेशर, सेकेंड गैस का प्रेशर, ऐसे आपके पास TN जितनी भी आपके पास गैस है सबका प्रेशर। टोटल प्रेशर एग्जिटेड कितना होगा, इंडिविजुअल गैसेज के जोड़ के बराबर होगा प्रेशर के। ठीक है भाई, कैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं वो चीज़ आपके बार देख के देखो कैसे समझा जाए। इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये वेसल है, वहाँ पे आपके पास एक कोई गैस है। ठीक है भाई, उसका प्रेशर आपके पास मान लेते हैं हम 2 है। तो भाई एक ही वेसल है मेरे पास, उसका 2 प्रेशर मैंने दे रखा है। इस गैस का नाम आपके पास मैं लिख लेता हूँ, एक गैस आपके पास। समझो एक बार, एक गैस का प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक मान रखा है हमने, दे रखा है। अब मैं पूछता हूँ टोटल प्रेशर कितना है भाई, 2 ही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कोई एक B गैस ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने कोई B गैस ऐड कर दी। कैसी है गैस है, कोई डेफिनेशन पढ़ा, नॉन रिएक्टिव गैस है, एक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। तो आपके पास जो B कर, इसमें 2 गैस है, एक A गैस है जिसका प्रेशर अपने को 2 दिया था, एक अपने पास B गैस है। ठीक है, अगर इस चीज़ को समझे तो क्या बोला था कि टोटल प्रेशर जो होगा इंडिविजुअल गैसेज का वो सम होगा सबका जोड़ का। तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा उनका जोड़ आएगा टोटल प्रेशर। ये दोनों आपस में रिएक्शन तो कर नहीं रही है, तो ये चीज़ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गैसें नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, टोटल प्रेशर जो होगा सब गैसें ABC जो आपके पास दे रखे सबका जोड़ कर लो, 10 दे रखे 10 का जोड़ कर लो आप लोग। ठीक है भाई, यानी कि अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन समझ के देखें तो PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है भाई, तो T कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे R कॉन्स्टेंट ले रखा है हमने, तो सेम टेम्परेचर पे लेंगे और सेम ही बॉक्स अपने पास है तो सेम वॉल्यूम होगा, क्योंकि आपको पता है गैस का वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम। तो सेम ही कंटेनर ले रखा है मैंने, तो तीनों क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही होगी भाई, यहाँ से तो गया, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। कॉमन भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल होगा, उसके जितना प्रेशर आपके पास डिपेंड करेगा, यानी कि ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं अब हमारे पास 2 गैस है, तो पहले गैस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, PA इज इक्वल टू PAV इज इक्वल टू NART। सेकेंड गैस के लिए क्या लिख सकता हूँ, NBRT। कोई दिक्कत नहीं भाई, RT और B तो कांस्टेंट है। अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, RT कैंसिल, V से V कैंसिल, क्या रिलेशन बना, PA अपॉन PB इज इक्वल टू NA अपॉन, क्योंकि ये सब मैं आपको सिर्फ डाल्टन ला के पेपर में, अगर किताब में देखोगे तो मैंने डाल्टन ला देख के और एक दो न्यूमेरिकल करके छोड़ रखे, लेकिन इन चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे या हम इनको निकालना नहीं सीख पाएंगे, हमें ध्यान नहीं रहेंगे, तब तक न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, सेकंड बात, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास किताब में लिखा होगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा वो बताता हूँ आपको। फॉर्मूला आपके
जो बुक में एक फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है कि PA इज इक्वल टू P टोटल, P मतलब टोटल, इनटू में XA। ये बात ये डाल्टन लॉ का फॉर्मूला लिख रखा है। देखते हो भाई कहाँ तक सही, इसको प्रूव भी करना है ना अपने को, तो मैं तो आपको प्रूव करके दूंगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो PA मतलब कोई भी आपके पास एक गैस है उसका प्रेशर है, P टोटल मतलब टोटल आपके पास प्रेशर है, XA, X का मतलब होता है भाई मोल फ्रैक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा पहले। मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लो मेरे पास A और B दो गैस हैं, ये दो को सब्सटेंस है, इसका मोल A हुआ, ठीक है। मेरे पास दो मेटल थे, एलिमेंट थे, एटम थे, कुछ भी A और B, उसके नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले, पहले का Na मान लिया, दूसरे का Nb मान लिया। अगर मेरे को XA निकालना है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट, तो पहले के मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल, सॉरी Na। अगर मेरे को XB का निकालने के लिए बोला जाए तो NB ऊपर हो जाएगा अपॉन टोटल। यानी कि फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका निकालना ऊपर अपॉन टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास, मोल का फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन किसका, मोल का, तो पहले मोल निकालो, फिर जिसका निकलवाए ऊपर अपॉन टोटल। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है यहाँ से, ठीक है भाई। फॉर्मूला दिया, हम देखते कैसे आया होगा ये फॉर्मूला। तो एक बार देखो कि इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, P टोटल। अच्छा, P टोटल का मतलब है आपके पास ABC बहुत सारे गैसें होंगे, उनका आपके पास P टोटल जो अभी हमने फॉर्मूला बनाया था। तो अगर मैं PA लिखूँ, एक सेकंड समझ के देखो, PA इज इक्वल टू, इस साइड ले लेता हूँ, RT अपॉन V, ठीक है भाई NRT होता है, V को इस साइड लेके गया। PB का मतलब क्या होगा, NB RT अपॉन V, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर C का गैस है तो ऐसे बन जाएगा NC RT अपॉन V, कोई समस्या नहीं है। तो P टोटल क्या होगा, इन सबका जोड़, जब इन सबको जोड़ोगे तो मुझे बताओ ये नहीं बन जाएगा NA अपॉन N प्लस NB, ऐसे आपके पास होंगे, जाता जा रहे हैं। RT अपॉन V कॉमन ले लिया, अरे भाई जोड़ के देखो ना आप इनको, अब इनको जोड़ देखो तब पता चलेगा। देखो NA NB बच जाएंगे, RT अपॉन V कॉमन ले लिया मैंने, ये तो क्या है, ये क्या है, PT की वैल्यू। XA की वैल्यू बताओ मेरे को क्या होती है, XA की वैल्यू अभी भी निकाला हमने। XA की वैल्यू क्या निकाली है, NA अपॉन क्या आता है, टोटल। टोटल कितने हैं, जितने भी हैं अपने पास, ठीक है भाई। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ क्या बचा, RT बचा, V बचा और Na बचा। एक सेकंड इस फॉर्मूले यहीं रखना दो, अभी मैंने यहाँ पे PA का कुछ लिखा था, PAV इज इक्वल टू NART हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। RT और V कॉन्स्टेंट, इसको नीचे लेकर जाता हूँ। क्या यही फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, PA का, ये अपने पास लिखा है। तो अगर हम कॉमन भाषा में लिखना चाहें आप इस चीज़ को, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P गैस, प्रेशर जो गैस का होगा, दैट इज इक्वल टू P टोटल इनटू में X ऑफ गैस डॉट X ऑफ गैस, यानी कि पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस, ABC जो आपने तो ले रखा है। क्लियर भाई। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने हैं आपको, तो इसी से मतलब है नहीं ज़्यादातर, बट ये फार्मूला आपको यूज़ करने होंगे। तो इसी के ऊपर बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं, वो आपको अभी देखने हैं। तो भाई अपने पास जो क्वेश्चन है डाल्टन्स लॉ के ऊपर, वो आपके पास रहेगा, व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। आपके पास गैस के पार्टिकल दे रखे, A गैस का पार्टिकल दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हमें A का निकालना है, B का निकालना, C का निकालना है। इफ़ टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ इज 600 mmHg, हमें P टोटल मिल गया। इस क्वेश्चन में अपने पास गिवन क्या है, P टोटल दैट इज 600 mmHg, मतलब टोटल प्रेशर मिल गया अपने को। PA का निकालना, PB का निकालना, PC का निकालना है। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। तो हमारे पास टोटल देखते हैं हम, ABC, ये टोटल अपने पास 6 ये हो गए, 4 ये 10 12 जो गैस है वो टोटल प्रेशर कितना लगा रही है भाई, 600 mm ऑफ Hg। एक कितनी लगाएगी भाई, 6000/12 यानी कि 50। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ये एक गैस का निकल गया, एक गैस का पार्ट जितना वॉल्यूम आपके जितना प्रेशर लगाएगा, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं था, कौन नेचर पे डिपेंड नहीं करता। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मैंने लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता, नेचर पे नहीं करता, कौन सी गैस ले लो उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ से हम इन चीज़ों को देखें तो एक गैस का पार्टिकल 50 mm ऑफ Hg प्रेशर लगाता है। अब आ जाओ ए वाली गैस पे, ए वाली गैस कितनी है भाई, 6, तो 50 एक लगाती है, 6 कितने लगाएंगे
300। बी वाली पे आ जाओ, बी वाली कितनी है 1 2 3 4, एक 50 लगाती है, बी 200 हो जाएंगी। सी की सिर्फ 2 है तो 100 हो जाएंगे। ऐड करके देखो आएगा नहीं है 6, तो ए 300 लगा रहा है, बी 200 लगा रहा है, सी 100 लगा रहा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। विच मिक्सर इज नॉट अप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा उसकी कंडीशन को फिट नहीं कर रहा है। तो डाल्टन लॉ के डेफिनेशन की तरफ जाया जाए, डाल्टन लॉ के डेफिनेशन की तरफ जाया जाए तो वहाँ पे हमने साफ साफ शब्दों में मैंने अंडरलाइन तक किया था कि जो गैसें होते हैं वो केमिकली इनर्ट होनी चाहिए, आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो इससे नुकसान क्या है, ए गैस ले रखी है मैंने वेजल में, बी गैस ले रखी है, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करी तो ए अपना प्रेशर लगाएगी, बी अपना प्रेशर लगाएगी और टोटल दोनों जोड़ लेंगे। अगर मान लो रिएक्शन कर जाती है, ए गैस थी बी गैस थी, उन्होंने मिल के मान लो सी बना लिया। अब हम सोच रहे हैं ए का प्रेशर कुछ है, बी का कुछ है, ए बी तो बचे ही नहीं भाई, सी बन गया। अब तो समझे मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूँ, केमिकली इनर्ट होने चाहिए गैसें। तो हमें पता है CO2 और CO हमारे एटमॉस्फेयर में कभी रिएक्शन करते नहीं है, ठीक है। ये भी आपस में रिएक्शन नहीं करता है, ये भी आपस में रिएक्शन नहीं करता, ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो SO2 Cl2 ये डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, सारे आपस में अनरिएक्टिव मिक्सचर। क्लियर। तो आपको इस टाइप से इनर्ट और अनरिएक्टिव देखने हैं आपको। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालना है। कब, एक फ्लास्क ले रहा है उसके अंदर 2 ग्राम ऑफ H2 है, 32 ग्राम SO2 है। एक वेजल आपके पास है, एक बर्तन आपके पास है, उसमें 2 ग्राम तो हाइड्रोजन है, 32 ग्राम SO2 है। ये 2 गैसें आपने ले रखी है और पूछ रखा है आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है H2 का, यानी कि हमें ये चीज़ निकालनी है PH2, ठीक है भाई। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम सोचते हैं तो डायरेक्टली अगर आप इन चीज़ों की तरफ जाएं, पहले इनके मोल निकाल लो। तो पहले मोल कितने आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएगा हाइड्रोजन का। अरे भाई हाइड्रोजन का मास 2 दे रखा है, हाइड्रोजन का 2 मोलिकुलर मास होता है। यहाँ पे 32 दे रखा है, सल्फर का मास निकालो, 32 इसका प्लस 32 64, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 0.5 मोल। मोल का फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया, गिवन मास जो दे रखा अपॉन टोटल मोलिकुलर मास। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे पास 2 मोल्स निकल गएगा, टोटल मोल्स निकाल के बात करें कितना आ गया 1.5, ये टोटल मोल्स आ गए। ये बात तो सभी को क्लियर है क्या, जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सभी को क्लियर है क्या, बताओ। मैंने बातें बोली हैं, या आपके पास क्वेश्चन था पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालना था। एक मिक्सर दे रखा है, 2 ग्राम H2 का मिक्सर दे रखा है, 2 ग्राम H2 का, 32 ग्राम SO2 का। तो 2 ग्राम H2 है, 32 ग्राम SO2, इससे मैंने मोल निकाल लिए 2/2 और 32/64। 64 क्यों कि सल्फर का मास 32 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो 32 यहाँ से हो जाएगा। तो 2 मोल, इसका 1 मोल आ गया, इसका 0.5 आ गया, यानी टोटल मोल्स कितने आएगी 1.5। मुझे यहाँ से एक चीज़ बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो कोई गलत है क्या। आप यहाँ से देख के देखो, हाइड्रोजन के जो मोल निकल के आए हैं, हाइड्रोजन के जो मोल निकल के आए हैं और SO2 के जो मोल निकले, क्या रिलेशन दिख रहा है तुम्हें उनमें से। तो अगर रिलेशन देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई SO2 के मोल का अगर दुगुना किया जाए तब इसके बराबर आएगा। भाई इसका 1 है, इसको आप 2 से गुणा करोगे तभी तो 1 आएगा। यानी कि मैं सिंपल भाषा में क्या लिखता हूँ, PH2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P। सॉरी मोल लिखना आपको, तो आपके पास लिखना पड़ेगा क्योंकि मोल पे पैसे डिपेंड करते हैं। वैसे भी आपको पता है, मैंने लिखा था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो अगर हम लिख सकते हैं PH2 इज इक्वल टू PSO2, दुगना है भाई क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर ये 1 मोल जितना बढ़ा रहा है, ये तो 0.5 आधा बढ़ाएगा, उससे हमें बराबर करना, दुगना करना पड़ेगा इसका, ठीक है। अपने को निकालना है ये PH2 निकालना है। तो PH2 का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो अपने पास अभी एक फॉर्मूला लिखा गया था, आपको ध्यान हो तो वो फॉर्मूला था P टोटल इंटू में XH2। ध्यान भाई स्टार्टिंग में रिलेशन करवाया था, मैंने फॉर्मूला लिखा था P गैस इज इक्वल टू P टोटल इंटू में मोल फ्रैक्शन। तो PH2 का निकालना अपने को, P टोटल और PX2 अपने के क्वेश्चन में है। तो देखते हैं अभी हमें इनका रेशियो निकालना। इस क्वेश्चन में क्या निकालना था अपने को, इस क्वेश्चन में जो चीज़ थी वो आपको रेशियो निकाल के देना था कि भी कैसे टोटल पे डिपेंड करेगा। तो PH2 इज इक्वल टू PC इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। तो H2 का मोल कितना है भाई, मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, H2 के मोल अपॉन टोटल मोल। तो टोटल क्या है H2 प्लस SO2। तो H2 का मोल कितना है 1, SO2 प्लस कितना है 1.5, पॉइंट हटाने के लिए 10 कर दे, करके कितना हो जाएगा 2/3। यानी क्या फॉर्मूला बना, PH2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PT, ठीक है। तो PH2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ P टोटल। आपके पास इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन थे, यहाँ पे 16/9 ऐसे का ऑप्शन थे, तो राइट आंसर आपके पास ये रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग जो लॉजिकल है बातें वो ध्यान रखो।
जो फॉर्मूलेज आपको दिखाए गए, जो लॉजिक आपको बताए गए, उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखो तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दो कहीं ना कहीं। तो सेम जो हमने फॉर्मूले लिखे तो वो यूज़ किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हमने यूज़ की नहीं है। अभी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करना है, बाकी इन चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। ओके।